गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने वो एक विजनरी लीडर रहे हैं। उनके मिशन और विजन के बारे में आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, ये लीडर कम और लैडर ज्यादा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर से मैं बताना चाहूंगा कि ये वो लीडर हैं जो एक सीढ़ी का काम करते हैं, जो वीक पर्सन है उसे अपलिफ्ट करने में। और आज हम बात करेंगे अग्रवाल टेक्सकॉन के प्रमोटर श्री एस के अग्रवाल जी से, और जानेंगे कि एक जो नॉर्मल, एक जो दूसरे शहर से पर्सन आए और जो मेंटलिटी उनकी रहती है कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने जो पा लिया, सेटिस्फाइड हो जाना, वो ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि कैसे पर्सन आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करे, सोसाइटी के लिए कुछ करे, खुद के लिए जो करना है। खुद से सेटिस्फाइड तो हर इंसान करते हैं खुद के लिए तो, लेकिन विजन ये है उनका कि जो आने वाले पर्सन है वो आगे कैसे बढ़े। जी सर। सर आप शुरुआती दौर से, सर पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सर आप बहुत ज्यादा यंग लग रहे हो। फिटनेस का राज क्या है पहले? शुरुआत तो आपकी क्वेश्चन से यहाँ से होती है सर। सर मेरी फिटनेस का राज ये कोई 1 या 2 साल की मेहनत नहीं है, पिछले 10 या 15 साल की है। एवरीडे मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल और अध्यात्म में भी ध्यान देना। क्योंकि हमें सोसाइटी को सिर्फ नॉर्मली हमारे समाज में क्या होता है, सिर्फ सर वेल्थ ही सब कुछ मान लिया जाता है और सारा कंसंट्रेशन वेल्थ पे ही रहता है। लेकिन झुंझुनू वाले ने, जिसकी 45,000 करोड़ की असेट्स है, उसने भी एक चीज़ बता दिया कि सबसे बड़ा आज के टाइम में यदि इन्वेस्टमेंट है तो वो भी वेल्थ में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना गया है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। हाँ सर, वो स्टेटमेंट भी थी झुंझुनू वाला जी की कि मैं बिगेस्ट, मेरे सबसे कम इन्वेस्टमेंट मेरे हेल्थ में रही है, इसलिए आज आप सब सभी को हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर ये आप काफी इंस्पायर करने वाली बात है, यहाँ सीखने वाली बात। सिर्फ पैसा कमा लेने से या सिर्फ पैसा रखने से कुछ नहीं है। अब सर आप ये मानते हो कि योगा करने से, अगर हम लोग योगा कर रहे हैं तो उसमें हमारे बिजनेस लाइफ में भी कुछ प्रॉफिट होते हैं, या कुछ ऐसा मानना है? सर मैंने योगा के द्वारा और अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने आप में रियलाइज और फील किया है। आप कह रहे हो बिजनेस के जितने आइडियाज जो मॉर्निंग में आते हैं, आपके यूनिक आइडियाज, आपकी टीम को कैसे लीड करना है, वो योगा की और मॉर्निंग वॉक की ही देन है सर। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो आप मल्टी टास्किंग होगा, योगा करते करते या योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो माइंड में कुछ चल रहा है कि आज की प्लानिंग क्या है, प्री प्लानिंग, मतलब मल्टी टास्किंग, राइट? सर आप मानोगे नहीं, मैं मल्टी एक्टिविटीज में ही बिलीव करता हूँ। योगा करते हुए भी मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ और वॉक करते हुए भी मैं साथ में व्हाट्सअप मेरा चलता रहेगा। टीम को लीड करना, वॉइस मैसेज भेजना, कम्युनिकेशन करना, और जैसे ही मान लीजिए मेरा कम्युनिकेशन फिनिश हुआ, सॉन्ग भी चलता रहेगा, थिंकिंग भी चलती रहेगी, सारी एक्टिविटीज। मुझे लगता है एक जिंदगी मिली है सर, इसे बेहतरीन तरीके से कैसे न कैसे यूज कर लिया जाए। और इतना करने के बावजूद मुझे एवरीडे सर बहुत छोटा ही दिन लगता है, मुझे कोई ज्यादा बड़ा दिन नहीं लगता है। सर मैं शुरुआती आपके दौर पे आऊंगा जब आप और स्टूडेंट लाइफ में थे, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में सर क्या कैसा था आपके सर? मेरा स्टूडेंट लाइफ तो बड़ा स्ट्रगल वाला रहा सर। जब मैं दिल्ली आया था सीए करने के लिए, तो जहाँ पे सीए करने के लिए आया तो मैंने देखा दिल्ली में लोग इतने एजुकेटेड है, इतने अच्छे पैसे वाले, इतने घराने वाले हैं, तो मुझे लगा कि यार हमारा तो यहाँ पे कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर हमारे अंदर या मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं अपना एफर्ट्स 100% बेटर दे सकता हूँ। और सर हमेशा कहते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ सर मैंने कंसंट्रेशन को ही फॉलो किया कि मुझे एक टारगेट क्या अचीव करना है, पहले सीए बनना है और सीए बनने के बाद किस तरह से कंपनी को क्रिएट करके आगे ग्रो कराना है। सर मैंने देखा कि ये सीए के सक्सेस रेशियो बहुत कम है, ऐसा सुना जाता है, कि सही बात है? इस पे आपका क्या कहना है? सर सीए भी किया है, सीएस भी किया हुआ, और इतनी बड़ी कंपनी प्रमोटर भी हो आप। सर सीए का सक्सेस रेशियो रीजन यही है सर, क्योंकि उसमें स्टडी 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 एंड स्टडी। और आज की जनरेशन जहाँ पे उनका माइंड डिफरेंट एक्टिविटीज में डाइवर्ट हो गया है। जैसे आजकल क्या है कि जो यंग बच्चा है वो उसी यंग में ही चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, उसी में वो चाहता है कि मैं आशिकी कर लूं, लड़कीबाजी कर लूं, उसी में वो चाहता है मैं पेरेंट्स को भी सबसे अच्छा बेटा बन करके दिखाऊं, अच्छा बेटी बन करके दिखाऊं, और उसी समय वो चाहता है कि मैं अपनी खूबसूरती पे पूरा ध्यान दूं। जब सर इतनी सारी एक्टिविटीज एक यंग जनरेशन एक साथ लेकर के चलेगा, तो वहां पे सर सीए की प्रोग्रेस एक डाउटफुल हो जाती है। इसीलिए सीए की प्रोग्रेस में कंसंट्रेट होके स्टडी करना इसकी सक्सेस का राज है, बाकी और कोई विशेष कुछ नहीं है।
मतलब क्या कि बिगेस्ट तरह से ये है कि आप फोकस किसी एक पार्टिकुलर चीज पे करो, जो फर्स्ट टाइम जो प्रायोरिटी सेक्टर है की, जो जब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने पे फोकस करो। जब आप करियर सेटल हो जाओगे, सेटल सर सेटल मतलब ये बोलते हैं कि पहले आप सेटल हो जाओ फिर आस्की करो, तो ये सेटल के सर क्या डिफाइन है सर, आप ये बताओ। सर मैं सेटल होने की डेफिनेशन सबसे पहले तो मैं यही मानता हूँ, जो 21 से लेके 25 या 6 की एज होती है ना यार, उस एज में ये सब चीजें मत करो। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आगे है, बहुत है इन सब चीजों को करने के लिए। क्योंकि सर वो एज जो है ना, फाउंडेशन एज है। उस समय कुछ बनने का, कुछ करने का इंसान में जज्बा होता है। और उस समय यदि उसने अपने विजन को कहीं और डाइवर्ट कर लिया, तो सर पूरी जिंदगी मैंने बच्चों से बात करते हुए उनकी बर्बाद होते हुए देखी है कि हमने 5 साल लॉस कर दिया, और जिसकी वजह से आज हम वहीं पे रह गए जहाँ पे पहले थे। तो वहां मुझे लगता है कि उस 5 साल में उसको कंसंट्रेट होकर किसी एक टारगेट को अचीव जरूर करना चाहिए, जो कि स्टडी या इनकम से रिलेटेड हो सकता है। सर मैं आपका बिजनेस सेक्टर पे आना चाहूँगा कि सर जैसे सीए का रहता है कि एक फाइंडिंग रहती है कि नहीं मैं अपना काम खुद से ही करूँगा, किसी और को नहीं दूंगा, या मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि जो सामने वाले को पता चल जाए। तो इस ये मेंटलिटी को आपने चेंज कैसे किया? इस बार में ऐसा नहीं कि आपके माइंड में भी ये नहीं आया होगा कि इसको क्यों सिखाए। सर इस बारे में ये कहूँगा, जब भी मैं सीए बना तो अपने सारे सीनियर्स को और को देखा, तो मैंने देखा यार ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, टैबलेट भी खाते रहते हैं। और इवन 60+ वाले लोगों को भी देखा। मैंने सोचा यार सीए बनने के बाद यदि मेरी जिंदगी भी ऐसे हो जाएगी, तो पहले तो मैं पैसे कब कमाऊंगा, और पैसे कमाऊंगा तो फिर उसको एंजॉय कब करूंगा। तो सर मैंने ना, मुझे मैनेजमेंट में एक किताब मिल गई थी बाई चांस उस समय। 2000 में सीए क्वालिफाई किया, 2001 में। एक द मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के नाम से था। उसमें एक वर्ड लिखा होता था, डेलीगेट बट डोंट फॉरगेट। वो वर्ड मैं सर हर साल अपने एक डायरी में 10 बार लिखता था। जैसे लोग, हम हिंदू लोग होते हैं ना, जैसे जब भी कोई पेज स्टार्ट करते श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी माता की जय, मैं सबसे पहले सिर्फ वही स्लोगन लिखता था। तो उसी थीम के बेस पे मैंने सोचा यार काम तो करना है, पर्सन भी अपॉइंट करने हैं, और पर्सन अपॉइंट करके वर्क को डेलीगेट करना है, और डेलीगेट करने के साथ साथ भूलना नहीं है। और दूसरा सर, मैं सीए कम्युनिटी में एक चीज बहुत देखता हूँ, सब सीए को ये लगता है कि मेरे से ज्यादा तो कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं इस धरती पे। उसे लगता है मेरे से अच्छा तो कोई ऑडिट कर ही नहीं सकता। जबकि मेरी थॉट ये रही थी कि मेरी बजाय यदि 2 ब्रेन या 3 ब्रेन मिलकर के उस काम को यदि कर ले अच्छी तरह से, तो फिर जरूरी नहीं है कि मेरा ब्रेन सबसे सुपर हो। और मेरे ब्रेन में सर उससे क्या कंपैरिजन कैपेबिलिटी आ जाती है, जब 2-3 माइंड से मैं काम कराता हूँ तो वहां पे मेरा विजुअलाइज कर लेता हूँ कहाँ पे करेक्ट और कहाँ पे इनकरेक्ट है। तो मैं सक्सेस मंत्रा इसके अंदर यही देना चाहूंगा कि डेलीगेट बट डोंट फॉरगेट, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ग्रोथ हो भी गई सर 60 की साल में, तो आप जैसा कि आपने बिगिनिंग में कहा, लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे यार जितना एट प्रेजेंट शायद मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सर इसमें कभी कभी होता है जब वर्क डेलीगेट करते हैं, आपने बोला कि कभी कभी मैंने कोई वर्क आपने मुझे डेलीगेट किया, लेकिन क्या मतलब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो काम मैं खराब कर दूं? ये भी तो, इसके भी तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस आए होंगे। सर। जब भी डेलीगेशन करते हो तो ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि काम खराब हो सकता है, लेकिन मैं उसमें ये देखता हूँ यू टर्न का ऑप्शन है या नहीं। मैं बताया सर आपको, एक जान के आश्चर्य होगा, जब भी मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करता हूँ तो उसको फर्स्ट मंथ का टारगेट क्या देता हूँ? नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? मिस्टेक्स मत करना। मैं कहता हूँ कि भैया ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स करना, बस वो मिस्टेक मत करना जिसमें यू टर्न की पॉसिबिलिटी ना हो। क्योंकि सर जब तक मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी, और लर्निंग नहीं होगी तो सर तब तक नॉलेज गेन नहीं हो पाएगी। इससे मुझे तो बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है, जिसमें ये मुझे राइटर का नाम नहीं पता, उसमें लिखा था मिस्टेक आर प्रूवन दैट यू आर ट्राई समथिंग न्यू। करेक्ट कह रहे हैं सर, एकदम एग्जैक्टली। सर दिल्ली अब फिर आपने सर ये मेंटालिटी कैसे लाइक की? जैसे पुराना था कि नहीं क्लाइंट्स को पकड़ के रखना, आपने सोचा कि अपने क्लाइंट को इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने देखा आपकी न्यू, आपको साइड में स्क्रीन में वीडियो दिख रही होगी, जब मैं ऑफिस विजिट कर रहा था तो मैंने ऑफिस में देखा कि सारे क्लाइंट्स एकदम हैप्पी। सर आपके क्लाइंट्स मैंने गूगल रिव्यू पढ़े हैं, इतने गूगल रिव्यू आज तक मैंने नहीं देखा दिल्ली में इतने किसी के गूगल रिव्यू पॉजिटिव आए। तो इसके लिए आपने क्या सोचा कि डिजिटल कैसे ले जाना, ये आपके मन में कब ख्याल आया? सर यदि रियल पूछेंगे तो आज के 10 साल 12 साल पहले जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, हुंडई गाड़ी, तो वहां पे लिखा था 10 आउट ऑफ 10 लिखा हुआ है। तो वहां से मुझे एक थीम मिल गई कि उनको पूछा कि इसका क्या मतलब, कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में 10/10 चाहते हैं। और मैंने गाड़ी ठीक करा के मैं आया भी, तो मैंने कहा मैं 9 मार्क्स देना चाहूंगा। उस लड़की ने सर मुझे 4-5 बार कॉल किया। मैंने कहा मैम क्या फर्क पड़ता है, यदि 10 में से 9 नंबर आ रहे हैं तो बहुत है ये तो, लेकिन सर हमारी कंपनी 10 में से 10 पे काम करती है।
सेम थॉट सर मैंने अपने प्रोफेशन में डेवलप किया सर्विस सेक्टर में, कि कस्टमर हर तरह से हैप्पी होना चाहिए, कभी भी उसे बांध के नहीं रखना है, फुल फ्रीडम। तो इस सेंस में मैंने क्या किया सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम किया। अब मैं इतना जरूर करता हूँ, यदि किसी कस्टमर को डिससेटिस्फाइड होता है तो उसका पैसा रिफंड कर देता हूँ। यदि पैसा रिफंड करने के बाद भी कस्टमर कहता है मेरा तो नुकसान हो गया, तो शायद उस नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं उसको 6 महीने या 1 साल की कॉम्प्लीमेंट्री अपनी सर्विसेज देता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कस्टमर 100% सेटिस्फाइड है। जैसे जेफ बेजोस का कोट है, कस्टमर इज किंग, आपने उसे फॉलो किया है वो चीज। जबकि सर एक चीज और बताऊं, हमारे सीए प्रोफेशन में पता है हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया, क्लाइंट के पेट में दर्द होगा तो वो अपने आप आएगा, जबकि मैं इस थॉट पे नहीं हूँ। क्लाइंट को काम जब तक मुश्किल करके नहीं दिखाओगे तो उसे पता कैसे लगेगा कि मैंने काम किया, जबकि मैं इस थॉट पे नहीं हूँ। मैंने सर बहुत सारी ट्रेडिशनल थॉट्स जो पुराने सीए के होते थे देख रहा था, उन सबको तोड़ा है, क्योंकि उन थॉट्स में मुझे एक चीज नजर आ रही थी सर, उनका एम मुझे सिर्फ एक ही नजर आ रहा था, वेल्थ बनाना है, पैसा बनाना है, और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, क्लाइंट को, एम्प्लॉइज को, वो सब वो कभी टेक केयर नहीं करते थे, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता था ये भी एक बहुत जरूरी पार्ट है नेशनल इंटरेस्ट में। सर मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस यहाँ जितने भी आर्टिकल्स छपाए उनका सक्सेस रेशियो 98% है। आप सब जान के आप ये, और यहाँ से जितने भी आर्टिकल्स निकले हैं और जो सीए बने हैं तो काफी सारे हैप्पी रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सीखा, अब यहाँ आ रहा हूँ, जो मैं अब यहाँ न्यू सीखूंगा वो तो मैंने 5 साल पहले ही सीख लिया, 3 साल पहले ही सीख लिया था। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे आया सर आपके माइंड में कि आर्टिकल्स को फ्रीडम दो और सीखने के लिए वो जो सीखना चाहते हैं उसे सीखने दो? सर मुझे ना मेरे सीनियर्स ने ये कहा था, जो पुराने थॉट्स थे उसमें कि यार आर्टिकल्स को सब कुछ सिखा दोगे, अपने एम्प्लॉय को सब कुछ सिखा दोगे तो फिर वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। मैं कभी इस बाउंडेशन में नहीं रहा। एक्चुअली क्या ना सर, मैंने 10 साल तक टीचिंग भी की है, एज ए गुरु टीचर भी रहा हूँ। वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं आ जाती है बाहर की प्रोफेशन में। हाँ, मुझे हमेशा हर लोग कहते हैं यार इतना क्यों सिखाते हो पर्सन्स को, तो सर मैं सिखाता इसीलिए हूँ। फिर उसका मेरे को आंसर भी होता है, कभी कभी मेरे दोस्त लोग कहते हैं यार इतना सिखाने से तुम्हारे को लॉस होगा। मैं कहा यार तुझे नहीं पता ना, उसे मैंने विंडो 10 सिखाया है, 11 सिखाया है, लेकिन हो सकता है मेरे माइंड में 12 13 चल रहा हो, अभी ये तो नहीं पता। तो इवन सर बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड हैं वो सीए बन चुके हैं, मतलब सॉरी स्टूडेंट जो सीए बन चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हैं, और कामयाब के साथ साथ कॉम्पिटिटर भी हैं, मेरे कॉम्पिटिटर भी हैं। लेकिन सर हमें अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो कंपटीशन हो या कुछ भी हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस हम अपने आप को बेटर वे में प्रोवाइड कर पाएंगे और कोई हमें बीट नहीं कर पाएगा। तो मेरे माइंड में थॉट क्या चलते रहते हैं जब आपके स्टूडेंट या आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, तो आपको लगता होगा क्या कि एक थॉट उस समय आपके साथ मेंटल प्रोसेस क्या रहती होगी? सर एक्चुअली स्टूडेंट रहे, आर्टिकल भी रहे, सीए भी बने हैं, और सीए बन के उन्होंने मेरे ही क्लाइंट को लेकर भी गए हैं। हाँ सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था। हाँ, मेरे क्लाइंट्स को भी लेके भी गए। ले जाने के बावजूद सर कहीं लेवल पे जैसे कहते हैं कि बिजनेस में जो है सॉफ्ट एंड पोलाइटनेस के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, तो वो भी रही थी। उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, फिर उनको ये भी एहसास हुआ कि गुरु तो आखिर गुरु होता है। और इसके साथ सर मेरे में ना क्लाइंट क्रिएशन की कैपेबिलिटी बहुत है। यदि मान लो वो 1 ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि मैं 10 15 50 100 10,000 क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर लाइक स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्काई इज द लिमिट। और सर काम बहुत है, लगता है कि लोगों को ये 4 काम है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। सर मैंने ये देखा कि काम के वेरिएशन आप डिपार्टमेंट में साइड में देख रहे होंगे अपनी वीडियो स्क्रीन में, हर तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ वर्किंग हो रहा है। मार्केटिंग में आपने ये कैसे, मार्केटिंग टीम अलग होगी, हमारी एनजीओ टीम अलग होगी, तो मैंने देखा कि एनजीओ की बहुत कमी सीए वर्क कर रहे हैं, आपने इसके लिए एक अलग टीम क्रिएट करके रखी है। सर रजिस्ट्रेशन टीम ये है, मार्केटिंग टीम ये है, ये टीम ये करके सेपरेशन वर्क आपने देख रखा था। ये आइडिया शुरुआत से ही था कि या फिर इधर न्यू आपने क्रिएट किया? सर मेरे ऑफिस में यदि देखेंगे तो एक जीएसटी डिपार्टमेंट है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। व्यूअर्स सामने साइड स्क्रीन में आपको ये दिख रहा होगा जो सर ने बोल रहा है कि हम लोगों ने एक पर्सनल विजिट किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टीडीएस का डिपार्टमेंट अलग है, और साथ में एनजीओ का डिपार्टमेंट अलग है, और उसके साथ जो एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो सेपरेट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका सर पता है क्या, मैं सोच रहा था यार यदि जीएसटी वाला मैनेजर है, यदि जीएसटी का ही काम बार बार करेगा तो उस काम में उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लाइंट को जो सर्विसेज मिलेगी वो फिर क्वालिटी सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज, एक्यूरेट सर्विसेज मिलेगी एक पर्टिकुलर विंडो से। बल्कि सर मैं और सीएस को देखता था, वो सारे काम एक ही टेबल से होता था, तो मैं तो खुद सोचता था यार सारे में कैसे कोई आदमी स्पेशलाइज्ड हो सकता है।
और स्पेशलाइज होता तो फिर उसका टाइम कितना डिवोट होगा। तो इसलिए मैंने सर सेपरेट डिपार्टमेंट किया, और डिपार्टमेंट करके मैं बहुत ज्यादा हैप्पी भी हूँ। मेरा क्लाइंट भी सर समझने लग गया है कि यदि एनजीओ की बात करनी है तो NGO अग्रवाल टैक्स फंड पे करो, जीएसटी की बात करनी है तो GST पे करो, अच्छा कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करनी है तो कंपनी पे करो। सबका अलग अलग रीजन बना, किसी को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे इस चीज के लिए किससे बात करना है, इस चीज के लिए मतलब क्लाइंट्स का आपने सेटिस्फाई ये कर दिया कि इजी कर दिया है कि आपको जिस चीज की प्रॉब्लम है उसकी दवा लो। एग्जैक्टली सही है सर। सर आजकल के जो अभी मैंने देखा है मार्केटिंग में देखता हूँ कि मार्केटिंग बोल रहे थे कि वो सोचते हैं कैसे क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाया जाए। तो आपने कि कैसे क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाया जिससे पैसा ले जाए, पर आपके क्लाइंट्स को मैंने देखा कि क्लाइंट्स 5 आउट ऑफ 5 हमेशा रेटिंग दिए हुए हैं गूगल रिव्यू पे। और जब मैं क्लाइंट से मैंने आप टेस्टिमोनियल में आप देख रहे होंगे साइड में, जब मैं क्लाइंट से बात भी किया है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, सारा काम डिजिटल हो गया कि मुझे ऑफिस भी मैं आपके कुछ ऐसे क्लाइंट से 12-12 साल से आवाज तो वो ऑफिस नहीं जानते हैं। सर आपको एक चीज बताऊं, सुनकर के आश्चर्य होंगे, मेरे 95% क्लाइंट तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं है, कभी मिले भी नहीं है। तो उसके लिए सौभाग्यशाली आप उनसे लाइफ वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात सर क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन यही है सर कि टीम पर्सन उसके लिए पर्टिकुलर असाइन होता है। और जहां तक बात है सर क्लाइंट की, क्लाइंट को अपने काम से मतलब होता है, SK अग्रवाल से मतलब नहीं होता है। ये आप ये ध्यान देने वाली बात है कि हर क्लाइंट को काम से मतलब होता है, लेकिन आजकल जो होता है खुद अपनी पहचान बनाओ, खुद मुझे वो जाने, मुझे पर्सनली आके मिले, ये बस ये सब थाउट से मतलब कि आपके माइंड में ये योगा का कमाल है, ये कुछ और का नहीं सर, मेडिटेशन का। पहली बात तो मुझे इतना कहूँगा, सभी को कोरोना ने सिखा दिया कि यार तुम्हारा भी जीवन इस अस्तित्व जो है ज्यादा समय के लिए इस धरती पे नहीं है, तो कुछ ऐसा भी करो जिसमें संसार का भी भला हो जाए और सबका हो जाए। और जहाँ तक क्लाइंट की बात है ना सर, कुछ हमारे यहाँ यूनिक सिस्टम है हाँ, जिसमें है कि क्लाइंट का यदि ईमेल आ गया तो 1 आवर में रिप्लाई की गारंटी है सर। और यदि क्लाइंट की कोई पेमेंट आ गई 15 मिनट्स के अंदर, हमारे यहाँ सर हर चीज का टाइम सेट है, 15 मिनट्स के अंदर उसको इनवॉइस जनरेट कर दिया जाएगा। और यदि क्लाइंट के मान लो 7 तारीख का TDS का डेट है, 20 तारीख का GST का डेट है, सर हमारे यहाँ 1 तारीख को हम फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि क्लाइंट डाटा बाद में देते हैं, देर से देते हैं, लेकिन हम क्लाइंट को फोन करके इंसिस्ट करके ये कहते हैं टाइमली आप डाटा दीजिए। और कभी कभी तो सर हम क्लाइंट को खुद इसलिए छोड़ देते हैं जो डाटा लास्ट में देते हैं। तो पता है सर वो क्लाइंट क्या कहते हैं कि मैं फीस तो दे रहा हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं लास्ट में डाटा दे रहा हूँ। तो सर वहां पे हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होकर ये कहते हैं कि सर हम क्लाइंट भी वो चाहते हैं जो कंप्लायंस में इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं हो कि वो क्लाइंट मतलब क्लाइंट्स को भी एजुकेट करना चाहते हैं कि भाई कंप्लायंस का फोर्सिबली गवर्नमेंट के द्वारा समझेंगे कि प्रेशर बना करके करा गया है, तो उसमें फिर काम करने में मुझे भी मजा नहीं आएगा। रीजन सर यही है। सर आपका जब आप बहुत विजनरी पर्सन हो ये तो पता चल गया। और मैं बताना चाहूंगा जब कोविड का टाइम था, इस ऑफिस से एक भी एट्रेशन में आपको बता दो, एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं गया था, और वो एम्प्लॉय अभी भी सेटिस्फाइड और यहाँ काम कर रहे हैं। और सर आपका ये आपने मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए भी बहुत काम किया है। मैंने देखा है कि अग्रवाल टैक्स शिव शक्ति फाउंडेशन के साथ कोलैब करके बहुत सारे काम करती है। आप साइड में देख रहे होंगे कि कितने सारे फोटोग्राफ्स आपको वीडियो दिख रहे होंगे। तो सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की भाव कब आई थी? ऐसा तो नहीं सर आप सीए बने ये भाव आ गई, या बचपन से थी या अर्ली स्टेज में कब आई थी? नहीं सर, 2010 में मैंने अपनी NGO स्टार्ट किया था, शिव शक्ति फाउंडेशन, और उसके बाद 5 साल और लगे। जब तक आप जैसे आपने कहा कि कोविड में मैंने सबको सैलरी दिया, तो मैं सर ये भी कहूँगा मेरी टीम का बड़ा कोऑपरेशन रहा और क्लाइंट्स का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। कैसे रहा मुझे याद है, मार्च 2020 में कोविड आया था, तो गजेंद्र, प्रतिभा मैम, प्रियंका मैम, जो मेरी पिलर है सर टीम, सबको मैंने बैठ के कहा कि भैया कैसे करें आगे, कोविड तो आ चुका है। तो हमने सर ये कहा कि भैया 31 मार्च 2020 का काम अभी हमने क्लाइंट का नहीं किया है, लेकिन हमारे जितने भी क्लाइंट है उसकी लिस्ट बना करके उनको इनवॉइस इशू करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि सर वैसे हम आपका काम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करते हैं और उसी समय फीस लेते हैं, लेकिन इस कोविड की वजह से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें फीस मार्च में पे कर दीजिए ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी फुल दे पाएं। और सर क्लाइंट का भी कोऑपरेशन इतना जबरदस्त रहा, हमने कभी कभी ये वर्ड भी यूज किए कि यार इस फीस को एक डोनेशन मान करके भी आप मुझे एडवांस दे दो। और क्लाइंट ने सर इतना जबरदस्त कोऑपरेशन किया, किसी ने 100%, किसी ने 50%, किसी ने 25% कॉन्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से सर मेरे पे पर्सनली बोझ नहीं आया और क्लाइंट पे भी कोई ज़्यादा बर्डन नहीं हुआ, और साथ में सर एम्प्लॉइज का भी वेलफेयर चलता है। और जो मेरी NGO शिव शक्ति फाउंडेशन, जिसका मैं खुद प्रेजिडेंट हूँ, गजेंद्र सर जो है वो सेक्रेटरी हैं,
इसके पीछे विजन सर हमेशा से ये रहा था कि एक्चुअली क्या ना, बिगिनिंग में सर मैं एजुकेशन के लिए मतलब तड़फना कह दीजिए, मेरा करने का बहुत मन था एजुकेशन पढ़ने का और करने का, लेकिन वो सारी चीज़ें उस समय टेक्नोलॉजी तो खैर थी नहीं, वो अवेलेबिलिटी नहीं थी जिसके बेस पे मैं कर सकता था। और यदि मैंने एजुकेशन कर भी लिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए मुझे दिखाना कि भाई मैं कितना नॉलेज जानता हूँ, वो प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वहाँ से मेरा माइंड हुआ कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसे जो बच्चे जिनका एजुकेशन नहीं मिल पाती है उनके लिए कुछ काम करें। तो उसके लिए मैंने एनजीओ शिव शक्ति फाउंडेशन बनाया। और सर शायद आप 1-2 साल बाद कुछ अलग ही सुन सकते हैं मेरे बारे में कि एक आदमी इतना कॉमर्शियल होते हुए इतना स्पिरिचुअल और इसमें चला गया है कि जिसका उद्देश्य ही मानव का जीवन, वेलफेयर और एजुकेशन को प्रमोट करना रह गया। तो सर कुछ नया होने वाला है आपके माइंड में? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है सर, वो अभी आप बस कहूंगा कि जब हो जाएगा तब मैं जरूर आगाज दूंगा उसका। सर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब ये होंगे, जब कुछ नया आगाज होगा, सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आप यहाँ आके अग्रवाल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे ये चीज देख सकते हो। सर शिव शक्ति फाउंडेशन की अलग से भी साइट्स होगी या कुछ जो देखना चाहे या कुछ डोनेट करना चाहे? सर शिव शक्ति फाउंडेशन की अलग से वेबसाइट है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हम सर मंथली नॉर्मली एक एक्टिविटी जरूर करते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे यदि कोई ऑनलाइन डोनेशन देना चाहे तो डोनेशन का भी वहाँ पे लिंक है, वो ऑनलाइन डोनेशन दे सकता है। और रिसिप्ट भी सर उसको इंस्टेंटली उसी समय गूगल फॉर्म के थ्रू जनरेट हो जाएगी। और सर हमारे क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे भी हैं, हम उनसे कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताऊँ, 2 दिन पहले की बात है, क्लाइंट आए तो गजेंद्र सर ने उनको बोला कि सर फीस 25,000 है। तो उन्होंने कहा था कि भैया मैं 11,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की सर आप 11,000 ही अग्रवाल टेक्सटाइल में दे दीजिए, लेकिन हम एनजीओ सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं शिव शक्ति फाउंडेशन में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें भी 11,000 कर दीजिए। सर वो कस्टमर इतना हैप्पी हुआ, उसने ये कहा यार आप ये भी एक्टिविटीज़ करते हो? मैंने कहा जी सर। तो उसने कहा कि सर मैं 25 से कम नहीं दूंगा। तो उसने सर अग्रवाल टेक्सटाइल में दिया और वो बैलेंस पोर्शन सारा का सारा शिव शक्ति फाउंडेशन में एज ए डोनेशन दे दिया सर। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और सर जैसे मैं ये आपने कुछ देर पहले बताया कि आपने एक प्रावधान रखा है, क्या कह सकते हो कि 1 घंटे के अंदर ईमेल के रिप्लाई देना है। ये कहीं पिज्जा या बर्गर किंग से ये तो स्ट्रेटजी नहीं है? एकदम सही कह रहे हैं सर। जब मैंने डोमिनो के पिज्जा का ऐड देखा कि 30 मिनट्स 31 में फ्री, तो मेरे को टीम ने कहा भी कि क्या होगा सर आज के दिन चला जाएगा कभी भी। मैं कहा नहीं, टाइम कमिटमेंट हर जगह होना चाहिए। फिर सर मैंने हर जगह सीखा है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी भी क्यों ना हो, चाहे कॉफी बनाने वाली हो, चाहे मैकडी हो, चाहे कोई भी हो, वहां पे हर चीज का सर एक टाइम स्लॉट फिक्स है कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट कब भेजा और उसका रिक्वेस्ट कंप्लाई कब हुआ। तो उन थ्योरीज के बेस पे वीडियो देख के मैंने सोचा यार क्या मैं अपने प्रोफेशन में कर सकता हूँ। मुझे लगा हाँ कुछ जगह में कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट हो भी गया। यहाँ मुझे आचार्य चाणक्य जी का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने बताया था कि खुद दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। तो सर ने वो चीज अप्लाई किया है और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखा। सर ये स्पिरिचुअलिटी का आपके जो आपने करते हो या आप जाते हो, अब मैंने वीडियो आप देख रहे होंगे साइड में, सर कभी कभी टूर पे निकल जाता है, तो ये माइंड को रिलैक्स करने के लिए निकलते हो क्या कि नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड चलते रहता है, ये करना है वो करना है ऐसे करना है? नहीं सर, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, घर, ऑफिस, मर्सिडीज कार, सब कुछ। फिर मुझे उसके बाद ये लगने लग गया कि अब जो पैसा आता है वो उसका एक्यूमुलेशन होने के अलावा दूसरा कोई यूज नहीं है। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है सर कि मेरी डेथ के बाद भी वो यहीं रह जाएगा पैसा। तो अब बात आती है फिर उस पैसे को अर्निंग करें या फिर कुछ अपने लिए टाइम निकाल करके कुछ इनोवेशन का ऐसा काम करें जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे बड़ा कर पाए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, ऑफिस में रह के तो ऑफिस की प्रोग्रेस मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकती। तो मैं सर बाहर जाके लोगों से मिलना, लोग क्या सोचते हैं, लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, वर्किंग के बारे में क्या सोचते हैं, पैसा होने के बाद काम करने के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों करना चाहिए। तो वहां पे सर मुझे 2-3 चीजें समझ में जो आई, उसमें से एक चीज ये जरूर आ गई कि मानव को अपना जीवन कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा, चाहे कितने भी आपकी वेल्थ हो जाए या कुछ और भी हो जाए। और वो जब मानव, कोई भी मानव क्यों ना, जब कार्य करता है सिर्फ उसका नहीं बल्कि सराउंडिंग का भी बहुत सारा वेलफेयर होता है, अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो ये स्पिरिचुअल, फिर उसके बाद ये लगा यार अब कंपनी को है ना 10% का ग्रोथ नहीं देना है, अब 1000 या 10,000% का देना है। तो ऑफिस में बैठ के नहीं दिया जा सकता, कुछ ऐसे बिलियनियर, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन से मिलना जरूरी है, वो बाहर मिलकर ही मिला जा सकता है। आपको प्रोफेशनल ग्रुप हो सर?
देखिए जी, मेरे प्रोफेशनल जब मैं सीए कर रहा था तो उस समय कपिल जी कह सकते हैं, डीके जैन साहब कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस गुरु की बात करेंगे तो मेरे विवेक बिंद्रा जी रहेंगे। और उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखा, कैसे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लाया जाए। और अभिषेक जी, मैं इतना कहूँगा, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं आज ऑफिस में 1 महीने में 2 या 3 दिन बैठता हूँ और मेरे ऑफिस में कोई प्रेजेंस की किसी को ज़रूरत नहीं है और उसके बिना भी वर्क स्मूथली चल रहा होता है। और लोग ये भी सोचते हैं यार इतना काम चलता है, तो आपको पता मुझे हर चीज़ का होता है, ईमेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं जिसके बारे में जानकारी करना चाहूँ मुझे 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आपने फर्स्ट टाइम में कोट कर दिया था, डेलीगेट बट नॉट फॉरगेट। हाँ, डोंट फॉरगेट, एकदम। तो मुझे पता करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता और फिर उसके बाद सर वर्किंग स्मूथली चल रही होती है। टीम पे मैं ट्रस्ट बहुत करता हूँ सर, अपनी तरफ से ट्रस्ट कभी लूज नहीं करता। सर कभी ऐसे मामले आए हैं जो कि कभी कोई क्लाइंट्स आए हैं वो पूरा गुस्से में हो कि नहीं मेरा काम जल्दी हो, आप वो क्लाइंट कभी होते हैं कि वो नहीं समझते हैं कि ये जो प्रोसेस का काम होता है, आप प्रोफेशनल आप समझ पाते हैं, तो ऐसे क्लाइंट फिर उसको आप टैकल कैसे करते हैं सर, या उसको आपकी टीम उसको कैसे टैकल करती है? सर देखिए, जब क्लाइंट का काम नहीं होगा, कभी कभी काम खराब भी हो जाता है। खराब इसलिए नहीं होता, डिपार्टमेंट भी एक इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी अपनी डिजायर या एक्सपेक्टेशंस होती है और क्लाइंट अपना आपको हमेशा सही करेगा। तो जहाँ तक बात है कि क्लाइंट को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं और करते हैं, वहाँ पे सर उसको रूल ही समझाना पड़ता है। तो लॉ ये कहता है यू हैव टू कंप्लाई, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी वो हमें धमकी भी देता है कि मैं ऑडिटर चेंज कर लूँ, यू कैन डू दैट, बट लॉ ये है और इसको कंप्लाई करने से आपको ये फायदा होगा। तो सर क्लाइंट इस बात को मानता भी है, वो थोड़े समय के बाद मान लेता है। और पैसे का लेकिन हमारे यहाँ सर कोई इश्यू नहीं होता क्लाइंट के साथ कि पैसे मैं कम दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। क्योंकि जब पैसे की बात आएगी तो नॉर्मली मैं मीटिंग नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं क्लाइंट मुझे कोई कॉल भी करेगा तो मैंने पैसे किस बात के लिए दिए हैं, तो मैं इंस्टेंटली कहूँगा सर पहले तो आपको मैं फंड रिलीज करता हूँ जो आपने पेमेंट किया है, ताकि आपका एक पोर्शन शांत हो जाए कि पैसा मेरा कहीं नहीं गया। फिर उसके बाद सर मैं आपको वर्किंग करूँगा और आप सेटिस्फाइड होंगे तो मैं पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये बहुत सीखने वाली बात है, हमारे लिए भी बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करने वाली है इंटरव्यू लिए। सर मैं आपसे आजकल के जो युवा हैं, जो आजकल के हमारे यंग जनरेशन है सर, उनके लिए आपको क्या सलाह देना चाहोगे कि अभी से वो कि अभी अगर मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार कि पहले कुछ अचीव कर लो फिर पढ़ना, तो इस पर सर आपका क्या सोच है? सर मैं तो यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि देखो यार, आजकल है ना हर चीज़ का मेजरमेंट मनी है। आप कितना आपके अंदर कितनी बुद्धि है, इसका मेजरमेंट भी क्या है, मनी है, जिसको कि वेल्थ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यंग जनरेशन को मैं कहूँगा सर पहले तो उसी पे कंसंट्रेट करें कि किस तरह से अपने माइंड को कॉमर्शलाइज बनाया जा सके, कितने एफर्ट्स करके कितनी कम समय में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, उस पर फोकस करें। अभी स्पिरिचुअल के लिए इसके पास बहुत टाइम है सर। तभी भगवत गीता या कोई भी चीज़ है वो एक सर्टेन एज के बाद हो तो उसके लिए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि सर फैमिली है, सोसाइटी है, उन सबका एक्सपेक्टेशंस जो है वो इसी के रिगार्डिंग होता है। अच्छा एक बात बताइए ना, आज अभी आप बच्चे हैं, मान लीजिए आपके फादर हैं, आपके फादर आपकी बहन के लिए कोई लड़का देखते हैं, सबसे पहले वो क्या पूछते हैं, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, कितना कमाता है, उसके बाद सारी बातें होती है। इससे समझिए सर, तो इसका मतलब पहले इकोनॉमिकल। आपने बहुत शॉर्ट टर्म बहुत लंबी बात कह दी सर वन वर्ड में आपको बताना चाहिए सीएस का अग्रवाल कौन है, बिजनेसमैन है, गुरु है, ट्रेनर है? मेरे लिए, पब्लिक के लिए, मेरे बारे में, हाँ। मेरे बारे में देखो सर, मेरे को मेरे सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं तुम यार प्रोफेशनल तो हो नहीं, तुम बिजनेसमैन हो। क्योंकि पता है उनके दिमाग में प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है, उनके दिमाग में प्रोफेशनल वो है जो खुद काम करता है, सारे केसेस को खुद डील करता है। मेरी नज़र में मैं बिजनेस प्रो में कह सकता हूँ अपने आप को, बिजनेस विद प्रोफेशनल माइंड। मेरी नज़र में ऐसा है कि ये नहीं जरूरी यार कि सारे काम तुम खुद ही करो। तुम उसके लिए हेनरी फोर्ड आपने सुना होगा सर, कोई टाइम, हाँ, तो उसको मतलब पूछा गया तुम यार कैसे डिसीजन लेते हो कि कौन पर्सन बेटर है, कि प्रोजेक्ट ए मेरे पास लेके आता है, बी लेके आता है बना के, और सी भी लेके आता है, तीनों ब्रेन होते हैं। तो मैं तो देखता भी नहीं हूँ प्रोजेक्ट खोल के, प्रोजेक्ट बी को ओके कर देता हूँ, यहाँ मेरा लक काम कर जाता है, मैं सक्सेस हो जाता हूँ। क्योंकि जो 3 प्रोजेक्ट बनाए वो बनाए किसने, सुपर ब्रेन हो तो वैसे ही बनाए। तो सर यहाँ पे मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि जब एक पर्सन ITR बना के ले आया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना के ले आया, तो उस पर ट्रस्ट करके दूसरे पर्सन से चेक करा लिया, फिर ऑटोमेटिकली।
हेनरी फोर्ड का सर मैंने एक कोट पढ़ा था बायोग्राफी में, उन्होंने एक बंदा रखा है, सिर्फ वो जब उनसे पूछा गया कि ये बंदा क्या काम करता है, उन्होंने बोला ये बंदा मैंने सिर्फ इसलिए सैलरी दूंगा कि सिर्फ सोचिए कि क्या क्या बात करना है। है। मैं इस सोचने के ऊपर बताऊंगा सर। हालांकि ये मेरी अपनी ट्रिक है जो नॉर्मली पब्लिकली मैं नहीं करता। तो अब आज जैसे तो बाकी बातें वो तो ही बता रहे हो। अब जैसे मेरे पास कोई ऑडिट रिपोर्ट या कोई टैली वगैरह कोई लेकर के आ जाता है, एक्सपर्ट पर्सन होता है, वो भी सीए होता है, कि सर आप इसे चेक कर लीजिए, मैं अपने पास उसे रखता हूँ और कहता हूँ मैं 1 घंटे में चेक करके बताता हूँ। 1 घंटे सर मैं अपने पास रखता हूँ, रियल पूछेंगे तो मैं खोल के भी नहीं देखता हूँ। फिर उसके आने के बाद मैं कहता हूँ, जब उसको बुलाता हूँ 1 आवर के बाद कि इधर आओ भाई, जगह हाँ सर बताइए, मैं क्या इसमें 2 कमियां हैं, ध्यान से देखो, मैं फिर बताऊंगा कि क्या कमी है, मैंने देखा ही नहीं है। अब वो फिर 2 घंटे बाद दोबारा आता है कि सर 2 तो नहीं लेकिन 1 कमी मुझे मिल गई है कि इसमें एडवांस टैक्स की मैंने डिटेल नहीं डाली है। तो मैंने कोई बात नहीं, इसे कंप्लीट करो, आ जाओ। ये मेरा फॉर्मूला होता है सर काम कराने का। सर ये बहुत सही फॉर्मूला, हमारे व्यूअर्स को भी और पता चल गई है। सर अब आने वाले टाइम में आपको लगता है कि प्रोफेशनलिज्म जितनी भी तो अब जैसे पहले क्लाइंट इतना एजुकेटेड नहीं थे जो आज के 20 साल पहले 30 साल पहले client, अब हर क्लाइंट से खुद एजुकेटेड हो रहे हैं, सारे रिसोर्सेज फ्री है, यूट्यूब गूगल वगैरह। तो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद या 10 या 15 साल 20 साल बाद आप कैसे देखते हो इस प्रोफेशन को, सीए प्रोफेशन को? सर मेरे को कहोगे ना सीए प्रोफेशन को, आने वाले टाइम के 5 साल के बाद जो एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सर मैं अपनी टीम को बार बार कहता हूं, मैं अभी तुम लोगों से काम कौन कराता है पता है? जो अनएजुकेटेड है। ठीक है, अभी जो जनरेशन करंट की आ रही है ना, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि उसको सारी चीजें गूगल पे मिल रही है और वो करने में कैपेबल है। उसका फादर आ रहा है, उसका ग्रैंड फादर आ रहा है जो कि अनएजुकेटेड है। तो अपने आप को यदि टेक्निकली इक्विप्ड नहीं किया तो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। अब वो जमाना नहीं है सर कि जो मैंने सीए में सीखा था, जो आज मैं कर रहा हूं, उसका क्रेडिट मुझे 5 या 10 साल बाद मिलता है। और जहां तक मैं गवर्नमेंट का सिनेरियो देख रहा हूं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा न कर दे कि इनकम टैक्स ही हटा दे, जीएसटी हटा दे। तो आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सब सर हो सकता है गवर्नमेंट ये कह दे भाई बैंक में जितना भी पैसा आ रहा है उसका 2% टैक्स पे करो यार, बाकी छोड़ो दुनियादारी। तो फिर क्या रह जाएगा? क्या कहाँ जाएंगे प्रोफेशनल्स? जैसे मैं आज बताता हूँ, बहुत सारे पुराने प्रोफेशनल जो अपील इनकम टैक्स ऑफिस में केस कराने जाते थे, वहां से आउट ऑफ द मनी बनता था, उससे अपना जीवन यापन करते थे। आज वो सब के सब लुप्त हो गए सर, क्योंकि सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गया, अपील डिजिटलाइजेशन, नो ब्राइब नथिंग, नो डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो गई है, विजडम की बात हो गई। और विजडम के मामले में आज यंग जनरेशन गूगल पे सर्वे करके अपनी बुद्धिमत्ता को उससे ज्यादा एडवांस कर सकती है जो 40 साल पुराना सीए। तो वहां पे उन पुराने सीए और सर बहुत सारे सीए ने प्रैक्टिस छोड़ भी दी इसी वजह से, क्योंकि अब उनको लग गया कि हमारे कंट्रोल की बात नहीं है। क्योंकि सर मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट से मेरी बात भी हो रही थी, या आपके बहुत क्लाइंट से, या फिर आउट ऑफ जब मैंने खुद सर्वे किया था बाहर, तो उन्होंने देखा कि जो यंग जनरेशन है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो सोचते हैं कि मैं तो खुद ही गूगल पढ़ के खुद ही कर सकता हूँ। फिर सर 10 साल बाद आपका विजन क्या है इस कंपनी को लेके? मेरे विजन कुछ हो गए, मेरा विजन ये है सर, जितने भी है मेरे फ्लोर है ना, वहां पे ह्यूमन लेस ऑफिस हो, रोबोटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। रोबोटिक्स। और जैसे कि सर मेट्रो भी ड्राइवर लेस आ गई है, अब ह्यूमन लेस ऑफिस का मतलब सर ये दीवारें जो आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, इनके ऊपर सिर्फ स्क्रीन 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 लगी हो, आदमी नाम की यहाँ पे कोई चीज ना हो। इसका मतलब वर्क रिमोट से कहीं भी बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी में सर ऑटोमेशन को अडॉप्ट करूंगा। एक्चुअली क्या ना सर, हमारे इंडिया में ना कंप्यूटर चलाने के लिए ईमेल कर देना या एक फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, उसको कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन मानते हैं। जबकि सर मैंने अभी सिंगापुर विजिट किया तो उन्होंने कहा यार इसको डिजिटलाइजेशन नहीं कहते हैं भाई। तो मैंने कहा किसको कहते हैं? ऑटोमेशन। तो उन्होंने सर मुझे मतलब 1 साल पहले पूछा कि ऑटोमेशन आपके ऑफिस में क्या है? मैं कह ऑटोमेशन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है सर, एक गूगल फॉर्म में उससे ऑटो रिप्लाई चला जाता है बंदे को, थैंक यू सो मच। लेकिन सर जब तक ऑटोमेशन पे काम नहीं करोगे तब तक आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा विजन ऑटोमेशन पे काम करने का ज्यादा से ज्यादा। हाँ सर, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर है उसके लिए आप ये क्या सलाह देना पाओगे? ऑटोमेशन पर भी से फोकस करें, डिजिटलाइजेशन पर भी से ज़्यादा फोकस करें? सर खुद भी देखिए ना, नरेंद्र मोदी है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करके कंट्री को कहाँ से कहाँ तक ले आए। एक कंट्री जो है मतलब कोई इस समय 5G वैसे आ रहा है,
अभी 5G आ रहा है, मैं तो कल ही वीडियो देख रहा था, तो कहते इतनी सारी आपको सीपीयू खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने Cloud सारे पे सॉफ्टवेयर काम उसके अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को? तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगी। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगी और फास्टनेस से इतना काम करेगी कि जिसमें आपको, तो मैंने कहा जी उसमें क्या होगा, देखो उसमें डाटा भी एक जगह सेंट्रलाइज रहेंगे जी, और सारे कंप्यूटर्स के अंदर ये जो विंडो अलग अलग करते हैं कुछ नहीं, और बहुत किफायती हो जाएगा, आपको कंप्यूटर के एएमसी वाले को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको सस्ता भी पड़ रहा है। हाँ, और कह रहा है जब मर्जी सिस्टम को 10 से 20 कर लो, और जब मर्जी 10-20 को 2 कर लो। तो सर मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ यार, कितना जबरदस्त रिवॉल्यूशन। सर आप मुझे सर वन वर्ड में सर आप कुछ रैपिड फायर में आपसे खेलना चाहता हूँ कि आपको कोई आंसर देना है। सर पहला कि सर कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने क्लाइंट से कभी झूठ बोला हो? सर बिगिनिंग स्टेज में ग्रोथ के लिए बोला है, बिगिनिंग स्टेज में ग्रोथ के लिए मैंने बोला है, और लेकिन झूठ मैंने सर कभी वो नहीं बोला जिसमें कि उसका नुकसान हो जाए। या झूठ बोला है या सिर्फ सच छुपाया है? हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका नुकसान हो जाए और मुझे कोई फायदा ना हो। तो सर आपने झूठ बोला नहीं बल्कि सच छुपाया है। यू मे से इन दिस वे। सर जो आने वाली जनरेशन और होगी, आने वाली जनरेशन जो 5 साल बाद है, जो हम लोग यंग जनरेशन है 10 साल बाद, तो हम लोग के लिए कोई ऐसा आप एक वन लाइन में कुछ ऐसा बताना चाहो जो मैं इम्प्लीमेंट करके या हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करके और फर्दर ग्रोथ कर सके? डियर, ग्रोथ के लिए ना पहले तो अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, और माइंड सेट को चेंज करने का मतलब जितने भी ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावतें हैं पेरेंट्स की और की है, वो सब चीज़ें एट प्रेजेंट सिनेरियो में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल इस तरह से दूं सर आपको, मुझे आज के 10 साल पहले, आप कहते हो ना कैसे समझ में आ गई थी ये बातें, 10 साल पहले जब मेरा बेटा विनायक अग्रवाल 5th या 6th में था, तो मेरी मिसेज ने कहा देखो इसकी कितनी अच्छी राइटिंग है, हैंड राइटिंग। मैंने कहा अरे वाह, मजा आ गया देख के, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है। लेकिन मैंने मिसेज को एक बात पूछी कि इसकी हैंड राइटिंग का मेरे ऑफिस में यूज क्या है? मतलब मैं कहा मेरे ऑफिस में क्या यूज है, मेरे ऑफिस में इसका कोई यूज नहीं है, और इसकी पूरी जिंदगी मेरे ऑफिस में कोई यूज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, साइन तो करेगा। अरे मैं कहा साइन भी डिजिटल सिग्नेचर आ चुके हैं, मुझे यदि चाहिए तो इसका फिंगर पे, मोबाइल पे स्पीड चाहिए, कंप्यूटर पे स्पीड चाहिए। तो पहली बार मेरी मिसेस को समझ में आया, जो कि MBA सर नीता अग्रवाल, कि इसका मतलब एकेडमिक दुनिया अलग है, वहां पे आपकी राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग मैटर कर रही है, लेकिन मेरे ऑफिस में आ जाओगे तो आपकी हैंड राइटिंग मैटर नहीं करेगी, आपको लिखना कभी पड़ेगा ही नहीं। तो वहां सर यंग जनरेशन को समझने की जरूरत है कि एकेडमिक अप्रोच अलग है, प्रैक्टिकल अप्रोच अलग है। सर कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन में, वो कहते हैं जैसे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहता है कि एक इंसान 10 का काम करे, जो पढ़ाई करके आते हैं 10 इंसान एक का भी काम नहीं कर पाते, तो वो कोप अप नहीं हो पा रहा है, या एजुकेशन सिस्टम में खराबी है, या कॉर्पोरेट ज्यादा फास्ट भाग रहा है? एक तो देखो सर, कभी कभी लोग मुझे मनी माइंडेड करते हैं, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। सर मनी माइंडेड नहीं हो आप, जहाँ तक मैं मनी कॉन्शियस हो, वो दोनों अलग अलग चीज होगी। अच्छा, एकदम आपने सही प्रोनाउंस किया है उस वर्ड को थोड़ा इंप्रूव करके। तो जहां तक आपने कहा सर ये एजुकेशन की बात है, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता 10th 11th 12th इन सब में बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, जो तैयार किया जाता है, वो किस लिए तैयार किया जाता है कि बेटे एजुकेशन अच्छी से अच्छी करो, उससे क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगी, डिग्री से क्या होगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसे से क्या होगा, शान शौकत आएगा। अरे तो भाई उस समय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उसको डायरेक्ट पैसा कमाने का क्यों नहीं सिखाते, पैसा कमाने का क्यों नहीं सिखाते, उसे इनोवेशन करने का क्यों नहीं सिखाते जिससे डायरेक्ट मनी बने। सर एजुकेशन सिस्टम में ना एक ये ड्रॉबैक है कि उसे ये सिखाया जाता है अकाउंटिंग ऐसे होती है, उसे ये नहीं सिखाया जाता इस अकाउंटिंग से पैसा ऐसे बनता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एजुकेशन लैग कर जाती है। जैसे सर ये आपका ये कहना है कि जैसे हर इंसान को पता है कि सुबह उठ के रनिंग जाएंगे तो फिट रहेंगे, पता है, बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हर एक को पता है वन से एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, लेकिन कोई करता नहीं। मतलब एक आपका कहना है कि नॉलेज होना ठीक है, पोटेंशियल नॉलेज है वो, उसको आप फील्ड में नहीं लेके आ पा फील्ड रहे। में नहीं लाता, सब सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर, सेक्रीफाइस जुनून होता है जब जाके होता है ये सब चीजें। सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो अभी हम लोगों ने देखा है कि आने वाले टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिजिटाइजेशन किया है, स्टार्टअप को इनोवेशन के लिए किया है, फंडिंग आ रही है, रिसेंटली हम लोगों ने यूएक्स का ट्राई किया हुआ है,
हर कंट्री के साथ हम फ्री एग्रीमेंट टाइप कर रहे हैं। तो सर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको आपकी कंपनी किस प्रकार से हेल्प करती है? जैसे नॉर्मल मैं 20 साल 21 साल का बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ बिजनेस के बारे में नहीं पता है कि क्या कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो सब आपकी कंपनी उसको कैसे हेल्प करती है? सर इसके लिए हमारे ऑफिस में वैसे पूछा जाए तो मिस लीना है, जो स्पेशली स्पेशली स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो वहाँ जब भी कोई बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो उसको कैसे करंट अकाउंट खोलना है यहाँ तक भी बताते हैं, कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, एमएसएमई में लेना है, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की विंडोज है जहाँ पे यदि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको फायदा मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं और करके भी देते हैं। हमारी कंपनी का ना सर मेन एम यही है कि बिजनेसमैन को बिजनेस की बिगिनिंग के दौरान कंसल्टेंसी चाहिए कि यार मैं प्रोप्राइटरशिप बनाऊं, पार्टनरशिप बनाऊं या प्राइवेट लिमिटेड बनाऊं। मैं इसको आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी जो है एक पर्सन के पास में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा जी आपकी टर्नओवर कितनी है? 75 करोड़। तो मैंने कहा आप के फर्म का नाम क्या है? तो कह रहा अंकित इंटरप्राइजेज। मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप है या क्या है? पार्टनरशिप। देखा प्रोप्राइटरशिप है। मैंने कहा यार 50 करोड़ की टर्नओवर, तुम प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो, प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं बनाते? देखा जी मैंने सुना उसमें सीए बहुत सारी कंप्लायंसेज है। तो मैं बिजनेस माइंडेड पर्सन को ये कहना चाहता, आपको ये सोचना चाहिए कंप्लायंस की कॉस्ट कितनी है। तो सीए कहेगा 15,000 रुपये, तो आप 15,000 अफोर्ड नहीं कर सकते एडिशनल कॉस्ट जो अभी बियर कर रहे हो। हाँ सर। तो अब सुनिएगा, तो मैंने कहा सर प्राइवेट लिमिटेड में क्यों बनाऊं? मैं कहा देखो एक सबसे बड़ा फायदा ना, जैसे मान लो मेरी अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, कोई 100 करोड़ रुपए दे के भी ये नाम नहीं ले सकता सर। इसमें ट्रेडमार्क की भी जरूरत नहीं है मुझे। लोग कहते हैं ट्रेडमार्क करा लूंगा। अरे भाई ट्रेडमार्क तुम करा लोगे तो कोई बंदा उसके अंदर एंटर तो कर सकता है ना, तुम चाहे उसे बाहर निकाल दो, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड बनने के बाद तो उसमें एंटर भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाती है। एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है और नाम का आपको ये बेनिफिट मिलता है सर। कल को आप मान लो दूसरा कोई पार्टनर मिलता है, विजडम मिलता है, टेक्नोलॉजी लेके आता है, तो वहाँ पे हैंड्स मिला करके और ग्रो कर सकते हैं। सर के टर्म से मर्जर एक्वाजिशन टाइप बोलते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है। तो बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करना है, क्या बना के करना है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो सारी चीजें हम गाइड करते हैं। सर आजकल के पर्सन जो है विजनरी नहीं हो पा रहे। जैसे मैंने आपको देखा साइड में आप देख रहे होंगे वीडियो चल रही है जो, उसमें सर हमेशा ट्रेनिंग लेते रहते हैं हर टीम की, हर दिन जब भी ऑफिस आते हैं या वर्चुअली ट्रेनिंग। तो मैंने सर ऑब्जर्व किया है कि सर ना एक लीडर की जगह लैडर है। एक लीडर होता है कि सिर्फ आगे चल रहे हैं, पीछे वाले नहीं देख रहे हैं, और एक जो लैडर लीडर होता है वो सिर्फ एक जो पीछे पर्सन है उसको आगे तक ले जा रहे हैं। तो ये सब माइंड में कैसे आया? कभी ये नहीं रहा कि अगर मैं सामने वाले को खुद पीछे रह के सबको आगे बढ़ा रहा हूँ तो कभी खुद ही ना पीछे रह जाऊँ, क्योंकि सब नो ह्यूमन नेचर है। सर आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मेरे को अभी 1 ईयर में ना मैंने एक थॉट और भी चेंज किया है, और मैं नो डाउट ये कहूँगा विवेक बिंद्रा जी का दिया हुआ मुझे, कि यदि अपने ऑफिस को तरक्की में लाना चाहते हो तो अपने से भी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बंदे को दूसरी साइड आइए, किसी बंदे को इतना सिखा दो कि वो तुमसे ज्यादा सीख जाए और इतना काम करने लग जाए। तो क्यों नया काम करने के लिए निकल एग्जैक्टली। अब मैं क्यों पर्सन इतने हायर करता हूँ? कभी कभी तो मुझे कहते हैं मेरी टीम, सर आप 2.5 साल से क्या कर रहे हो, रिक्रूटमेंट ही तो कर रहे हो, और रियल में पर्सन अपॉइंटमेंट के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी एक सीट का काम वो पर्सन कर ले, मैं दूसरा काम कर लूँ। रितेश अग्रवाल जी का ये कहना, जो ओयो के फाउंडर, उन्होंने इनका ये स्टेटमेंट है कि मैं अपने ऑफिस में अपने से जाने के लिए लोग चाहता हूँ कि वो ये काम संभाल ले, मैं उससे बड़ा कोई नया काम कर लूँ। अभिषेक जी यही तो वजह है कि मैं इतना घूमता फिरता क्यों रहता हूँ, एकदम फ्री रहता हूँ। कैन यू बिलीव? मतलब मेरे पास कोई पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है। सर ने तो फर्स्ट लाइन में ही आपने वो जो बता दिया कि फर्स्ट लाइन में आप लिख के ही रखते हो डेलीगेट बट नॉट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। हालांकि मेरी टीम इससे परेशान भी रहती है कि यार सर ने एक बार एक काम कहा है, तो कई नए पर्सन आते हैं तो कह देते हैं कि कोई बात नहीं सर ने कहा है, कौन सा सर को याद रहेगा। तो पुराने पर्सन को बताते हैं सर को कभी भी ख्याल आ जाएगा, कभी तुम्हारे पास व्हाट्सएप आ जाएगा, तो जो काम कहा है उस टास्क को कंप्लीट जरूर कर दो आप। सर एम्प्लॉय मन में ख्याल नहीं आता सर पूरा घूम रहे हैं, सारा काम सही करवा रहे हैं। ये सर मुझे सही पूछो तो ओशो में जब गया था तो मुझे वहाँ पे ओशो में गुरुजी ने मुझे इस चीज का ज्ञान दिया। हाँ, ओशो इंटरनेशनल में ऋषिकेश में जब गया था तो मेरे गुरुजी को मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा कि मैं गुरुजी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और मैं इसका व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाता हूँ, तो मेरे एम्प्लॉय ये सोच रहे होंगे कि यार खुद तो मौज कर रहे हो, हमें काम पे लगा रखा है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा एक काम करना, इस बार ऑफिस जाकर, मैंने वो किया।
ऑफिस जाके सबको बोलना भी कैसा लगा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, तो सब क्या कहेंगे, ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट, एंजॉय कर रहे हैं सर लाइफ को। तो उनको बताना है कि पता है मैं आज एंजॉय क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज के 15 साल 10 साल पहले मैंने 18 घंटे वर्किंग की है। तो उनको सर एजुकेट करना आपको कि बच्चों यदि आज आप अच्छा काम करोगे तो मेरी वाली एज में आप भी एंजॉय करोगे। तो इस थॉट प्रोसेस ने ना सर मेरे माइंड के उस चीज को चेंज कर दिया कि यार काम मौज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस डालो, एम्प्लॉय देख रहे हैं तो उनको देखने दो, और देखने के बाद उनको एजुकेट जरूर करो, मोटिवेट होना चाहिए। हाँ कि यार यदि आज भी हम काम करेंगे और अच्छा करेंगे तो आगे जाके हम भी एंजॉय करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अपने फादर की तरह हम आज भी काम कर रहे हैं, 60 साल में भी काम कर रहे हैं, 80 साल में भी काम कर रहे हैं। बस आपको एक हिम्मत चाहिए कि अभी सारे जो आपको रिस्ट्रिक्शन उसको दूर रहे हैं, अभी सिर्फ जो काम उस पर फोकस करें और आगे चल के हम लोग एंजॉय कर सकते हैं आपकी तरह। होना भी यही चाहिए और यंग भी दिख सकते हैं। सर वन कंक्लूड करना चाहूंगा मैं इस चीज को, फिर हम सेकंड पार्ट में जो बात करेंगे उससे बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सर का बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी तो सर अभी पर्सनल और बिजनेस मिक्स है, पर इसके अगले पार्ट में ही हम बात करेंगे कि सर का बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, जितनी बड़ी कंपनी ने बनाई इतनी टीम को। सर एक टीम मैनेजमेंट कंक्लूड करना मैं चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट आप कैसे किस बेसिस पे करते हो, क्योंकि पर्सन्स आते होंगे, कुछ ऐसे पर्सन आते होंगे जो आपके पास आते हैं 1-2 मंथ काम करते हैं, सिर्फ सीखने के पर्सन जो सीखे फिर वो चले गए, कोई जाते जाते 3-4 को और बोल के गए हैं। जो अनहैप्पी जो खुश नहीं रहे हैं, कि वो जो खुशी से नहीं गए ऑफिस छोड़ के, फिर उसे कैसे मैनेज करते हो? सर पहले बात तो आपने कहा कि जो टीम आते हैं सिखाते हैं 1-2 महीने में छोड़ के जाते हैं। सर मेरे सारे फ्रेंड्स जो प्रोफेशनल है ना वो इस बात से परेशान है, लेकिन मैं परेशान पता क्यों नहीं हूँ, मैं अपने आप को कॉलेज का लेक्चरर मानता हूँ। यार फर्स्ट ईयर में मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया, सेकेंड ईयर में स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वही हो मेरे पास, और थर्ड ईयर में तो वो मुझे छोड़ करके चले ही जाएंगे। मैं हमेशा जिंदगी भर हो सकता है टीचर बना रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट्स मेरे IAS ऑफिसर भी बनेंगे, कुछ और बड़े पद पे जाएंगे। तो क्या मेरी ड्यूटी में मैं ये समझ लो कि मुझे यार अच्छी तरह से नहीं पढ़ाना है? तो वहां से मेरा टीचर वाला माइंड होता है पहली बात तो पढ़ाते समय। अच्छा दूसरी बात कि वो छोड़ के चले जाते हैं या फिर कभी कभी नाराज होके भी चले जाते हैं। मैं सर इसके लिए यही कहूंगा, वो पता क्यों नाराज होके चले जाते हैं सर? आपने घोड़े की रेस देखी होगी, घोड़े की रेस में जो घुड़सवार होता है वो चाबुक से घोड़े को मारता है। बताइए सर क्यों मारता है वो? सर कि वो और स्पीड जा सके, उसको जीतने की तलब हो, ताकि उसको जीतने की तलब हो, वो घोड़े को जिताना चाहता है। बस सर यहाँ पे मेरे एम्प्लॉइज है ना ये मिस कर जाते हैं। मैं उनको चाबुक कभी कभी मारता हूँ किसी सेंस में, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और मैं उसी लिए मारता हूँ सर ताकि उनको रेस में जिता सकूं और आगे बढ़ा सकूं, उनको आगे ले जा सकूं। तो सर बात होगी सर पत्थर बनाने में अगर पत्थर को अगर चोट नहीं लगी तो मूर्ति कैसे बन पाएगी? मूर्ति कैसे बन पाएगी? तो वहां पे थॉट से कहीं नहीं समझ में आता। लेकिन सर मैं अपने एम और मिशन को कभी रोकता नहीं हूँ किसी के डिसीजन के बेस पे कि वो चीट करके चला गया, सीख के चला गया, काम नहीं किया। मेरी ये कभी कंप्लेंट नहीं होती अदर एम्प्लॉयर की तरह कि सर वो देखो आपको सारा कुछ सीख के चला गया, अब आपके पास से तो आपने इतना सिखाया, क्या फायदा हुआ? यार वो मेरा धर्म कर्म था, सीख लिया मेरा। यहाँ सर आपका वो भाव आ जाता है कि भगवान ने जो दिया है हम सबको बांटे। एग्जैक्टली वही भाव आ जाता है सर। अब फिर ये खजाना कोई खाली होने वाली चीज थोड़ी है यार। और सर मैं देखा कि आपने एक गीता कल्चर प्रमोट करके रखा है अपने ऑफिस में। हर एम्प्लॉय आते हैं और बात जब डिस्कशन होती है गुड्स वाइब्स आते हैं कि सब गीता मैनेजमेंट को भी आप फॉलो कर रहे हैं। इसके बारे में मैं ये कहूँगा सर, आप देखेंगे मेरी टेबल पे हमेशा आपको गीता रखी मिलेगी। इसकी मैनेजमेंट थ्योरी बताऊं क्या सर? जब मैं पहले बच्चे को इंटरव्यू लेता हूं तो फिर ग्रुप मीटिंग करता हूं, और ग्रुप मीटिंग में कहता हूं बच्चों इस गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। मुझे क्या सर? मैं कह इस पे कसम खाना आपको कि हम अपने सीनियर से कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो बच्चे आश्चर्य होते हैं कि जब हम सीनियर से नहीं पूछेंगे तो काम करेंगे कैसे? मैं कहा आगे भी सुनो। तो क्या बताइए सर, हम अपने सीनियर से कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो चीज जो गूगल में ऑलरेडी है। मतलब गूगल में हर कुछ तो कुछ पूछना ही नहीं, कुछ पूछना ही नहीं है भाई। तुम्हें सीनियर से क्या पूछना है जब गूगल में सब कुछ है? तो सीनियर को जो पूछना है वो ये पूछना है, जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल बतो, मान लीजिए आपको एक आपका नाम अभिषेक प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड का काम करना है। तो भाई अभिषेक जी को पूछने क्या जरूरत है? पहले एमसी का डाटा चेक कर लो, कितने डायरेक्टर है, कब से कंपनी बनी है, कितनी कैपिटल है, सारी चीजें, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन। फिर हमारे टैली के डाटा देख लो और रिकॉर्ड्स देख लो। तो
तो ऑटोमेटिकली तुम्हें इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इससे क्या होगा सर, सीनियर का टाइम बच जाता है, जूनियर को ऑटो लर्निंग की आदत हो जाती है, तो उससे उसको ये फायदा होता है सर, वो है ना कभी भी रास्ते में है ना हमारे रुकता नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं होता कि एस के सर या कोई या गजेंद्र सर या प्रियंका में बताएगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऑटो लर्निंग की आदत हो जाएगी तो फिर वो आगे चल के खुद भी कुछ पढ़ के गूगल की knowledge तभी होगी। तो सर इतना पढ़ के वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं, अब तो मैं भी एस के अग्रवाल बन जाऊंगा और काम भी कर सकता हूँ। उसमें मेरी सर बेस्ट विशेष होती है, कभी भी ये नहीं होता कि तुम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। लेकिन सर बस उनको मैं एक चीज नहीं सिखाता हूँ, वो कहाँ से सीख जाते हैं मुझे नहीं पता। धोखा दे करके जाना, धोखा इन दैट सेंस बिना बताए हुए जाना, डाटा चोरी करके ले जाना, फाइल्स पासवर्ड वगैरह चोरी करके ले जाना, फिर वो मुझे पुलिस केस वगैरह इन सब में जाना पड़ता है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ सर, वो प्रोटेक्शन जरूरी है क्योंकि कोई क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करते हैं, हाँ। वो ट्रस्ट इशू आपको क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। सर से और भी बातें करेंगे सेकंड पार्ट में, तब तक मैं आपको इस वीडियो में ऑफिस की इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ऑफिस जो है यहाँ के क्या माहौल है, एम्प्लॉय कैसे रहते हैं। मैं एक एम्प्लॉय से आपको मिलाना चाहूंगा, जिस सर ने आपके 5 पिलर से मिलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। और आज अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ इंटरव्यू का, और मैंने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज किया कि मुझे और भी ज़्यादा कमिटमेंट ऑन बोर्ड यूट्यूब पे करना चाहिए, क्योंकि वो यदि कमिटमेंट रहेगा तो मैं अपने काम के प्रति और भी डिवोटेड रहूँगा सर। डेफिनेटली आई विल डू बेस्ट फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।